नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। जिस तरीके से एनडीए की ओर से 400 प्लस का दावा लगातार हर मंच से किया जा रहा है, दूसरी ओर विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। खासतौर पर इंडिया गठबंधन इस कोशिश में जुटा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते ताकि यहां पर एक बड़ी चुनौती पेश की जाए। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अंकित त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को छोड़कर जो बीजेपी का साथ जो लोग पकड़ते जा रहे हैं, वो किस तरीके से यहां पर भविष्य को देख रहे हैं और बीजेपी का क्या दावा जो है उसको किस तरीके से यहां पर देखा जाए कि 400 प्लस का जो दावा लगातार कर रही है उसके पीछे, कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस के पीछे सीधे तौर पर अगर आप वजह की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में जो भी काम एनडीए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तौर पर नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने चर्चा की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर सभा में, जिस भी सभा में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जिन योजनाओं का शुरुआत या भूमि पूजन मैंने किया, उद्घाटन भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। और अभी हाल ही एक सभा में उन्होंने अपने 75 दिन का पूरा कार्यकाल, उन्होंने 75 दिन का जो पूरे काम का एक ब्यौरा दिया, जिसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम पूरे राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में, सुदूर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और तमाम अटक से कटक तक जितने भी राज्यों का उन्होंने दौरा किया, उनमें जितने भी योजनाओं का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ की एनडीए सरकार ने की थी, उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और लोगों के पास लेके गए। और कॉन्फिडेंस इसी बात से आता है कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लगभग 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया है, शौचालय बनाए गए हैं, 4 करोड़ से अधिक घर आपने बना के दिए गए, तो निश्चित तौर पर एंड यूजर को मिले है ना। तो 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक बार को आपको लग सकता है कि रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये एक पार्टी की तरफ से दिया गया एक नारा है, पार्टी की तरफ से एक रोल, एक पत्थर, मील का पत्थर एस्टैब्लिश करने वाली बात है कि जिसको लेकर एक जो तमाम कार्यकर्ता है उस शिद्दत से काम करें। तो निश्चित तौर पर जो आपका सवाल था कि इंडी गठबंधन से झटक लोग जो एनडीए में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो डूबते हुए जहाज में बैठना नहीं चाहते, ऐसा जो तमाम सर्वे न्यूज चैनल्स पे भी आ रहे हैं वो भी हैं, और निश्चित तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उसको बड़ी नजर से और बड़ी नजदीकी से देखती है, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अंकित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को छोड़ा और बीजेपी के साथ वो शामिल हुए। अब एक वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है संजय शुक्ला, जो कि कैलाश विजयवर्गीय के अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद अब वो भी बीजेपी के साथ में आ गए हैं। तो इस तरीके से कुनबा लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर बीजेपी का, और बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है कुनबे के साथ साथ। हालांकि आलोचनाएं बहुत हो रही हैं यहाँ पर एनडीए की, लेकिन बावजूद इसके क्या वजह आपको नजर आती है यहाँ पर कि जो ये 400 प्लस का जो दावा यहाँ पर एनडीए की ओर से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं जिस मंच से, वहां से करते हैं, अमित शाह जिस मंच पर पहुंचते हैं वहां से करते हैं, क्या क्या वजह है इसके? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, जैसा कि आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश का जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह हो, दारा सिंह हो, स्वयं पार्टी के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, तो उनके साथ में तमाम ऐसे प्रमुख चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि जो मोदी जी सरकार की नीतियां हैं उनसे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उसको देखते हुए आगामी समय में कहीं ना कहीं जो 370 का अभी जो नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आगामी समय ये कहा जा रहा है कि 400 के पार हम लोग पहुंचेंगे। का भी जिक्र किया जा रहा है, सीए का भी जिक्र किया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले उसको हम लागू कर सकते हैं। अभी हाल ही में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे और लगातार कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उसमें जो गाड़ी का नंबर था वो भी कहीं ना कहीं आप लोग देखा, वो भी कहीं ना कहीं वायरल हो रहा था। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की तरफ से तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें महिला सम्मान का जो अभी आरक्षण जो बिल पेश हुआ वो भी हो गया, और देखिए लोकसभा चुनाव से पहले जो घर की रसोई का जो सिलेंडर होता है उस पर भी कहीं ना कहीं 100 रुपए की, चलिए इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अब एलपीजी कीमतें जो हो गई वो 100 रुपए घटा दी गई और महिलाओं के लिए ये एक तरीके से समर्पित कर दिया गया। इसके अलावा अब क्या माना जाए कि पेट्रोल डीजल इनके दामों पर भी अब असर पड़ेगा, यहाँ पर उसमें भी कटौती हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, हर चुनाव से पहले अमूमन ये माना जाता है कि इस तरह की चीजें सरकारों के द्वारा की जाती हैं। एलपीजी अभी प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर 100 रुपए काटे हैं। सीएनजी में 2.5 से 2.80 यानी कि 2 रुपये 80 पैसे तक की कटौती की गई है राजधानी दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में। तो ये संभव है कि पेट्रोल और डीजल की जो दर है उसमें आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि कुछ कमी आए। लेकिन इसके साथ एक चीज और जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेके जाती है, वो दिखाती है, बताती है कि पूरा यूरोप, और यूरोप को आप छोड़ भी दीजिए, आपका जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसमें तेल के
डीजल और पेट्रोल के क्या दाम है, 250 पार, 200 पार। तो इन तमाम चीजों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं एक ये एहसास जरूर होता है कि भारत में वाकई जरूर तेल के दाम ज्यादा हैं, लेकिन आपके पड़ोसी के लिहाज से बहुत कम है। तो एक ये राहत देने वाली खबर लोगों के लिए हो सकती है जब भारतीय जनता पार्टी इसको लेके जाती है। आपने पड़ोसियों का जिक्र किया, यहाँ पर जो आसपास के देश हैं, जो मुल्क हैं, उनका भी जिक्र यहाँ पर होना जरूरी है। जयशंकर का एक बयान हाल ही में आया, उन्होंने कहा कि पहले बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था भारत को, लेकिन अब जब हम बातें कहते हैं तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। उसको किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें भारत के साथ साथ अगर हम दूसरे देशों की बात करें, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी कोई कार्यक्रम होता है, इवेंट होता है, और जब भी जाते हैं तो प्रखरता और मुखरता के साथ वो अपना भाषण देते हैं। ऐसे में तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट से जैसे ही उतरते हैं तो वहाँ पर गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है। तमाम ऐसे वीडियोज देखे हैं, कई देशों के प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों वहाँ के, वो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें वायरल होती हैं, कई बार वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नजर आते हैं। नहीं, मैं इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, जिस ताकत की बात अंकित और आप भी कर रहे हैं कि भारत की जो ताकत वो नजर आती है। देखिए इतिहास में, और मुझे लगता है कि अन्य देशों के इतिहास में भी पहली बार हुआ होगा जब हमारे 8 पूर्व नौसैनिक जिनको फांसी की सजा दे दी गई हो। ये डिप्लोमेसी की जीत है, निश्चित तौर पर भारत की ये बढ़ती हुई ताकत का नतीजा है। और ये नतीजा चूंकि ये आप अपनी परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो देश की नेम प्लेट थी उस पर भारत लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप ताकत तो दिखाई रहे हैं। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि ना नजरें झुका के बात करेंगे, ना मिला के बात करेंगे, हम मिला के बात करेंगे, ना झुका के ना दिखा के, मिला के बात करेंगे। तो ये भारत की डिप्लोमेसी, और निश्चित तौर पर भारत की डिप्लोमेसी जो पिछले कुछ सालों में लैग कर रही थी, वो फ्रंट फुट पे आई है। फ्रंट फुट पे आई है, ठीक है। इसी बीच देखिए एक खबर ये भी आई कि LAC पर हमने जो हमारे सैनिक थे उनकी संख्या में इजाफा हमने किया। हालांकि चीन इसको लेकर अब ज्यादा सकपका गया है। अचानक कितनी बड़ी तादाद में वहां पर सैनिक जो LAC पर भेजे गए, चीन का कहना है कि इससे तनाव बढ़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं चीन के बीच में घबराहट यहां पर रही। चीन के जहन में भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि विदेश नीति को लेकर लगातार यहां पर सवाल उठाते रहे विपक्ष, और अब उसका जवाब क्या इसको माना जाए? बिल्कुल, देखिए अभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि हमारी सीमा पर कोई भी निगाह उठा के देखेगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अंदर घुस के कहीं ना कहीं उस पर वार करेंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम भारतीय सेना लगी हुई है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार उनके बीच जाते हैं, तमाम उनसे जाके बातचीत करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और तमाम ऐसे जो नेशनल पार्क, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके बीच में रात वो गेस्ट हाउस में रुके भी, विश्राम भी किया। तो ऐसे में जो हमारी सीमा पर जवान तैनात किए गए, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्रियों, गृह मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों वो लगातार उनके बीच में पहुंचते हैं, संवाद भी करते हैं। तो ऐसे में जो तमाम विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करता है कि हमारी जो जमीन है वो चीन ने इतना घेर ली है, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि हमारी 1 इंच जमीन चीन के पास नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करता है। तो सरकार में बैठे हुए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं या सरकार में बैठे हुए जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर आप देखते भी होंगे, रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उसको कहीं ना कहीं विपक्ष का एक करारा प्रहार था। लेकिन कुमार, मैं ये समझना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए बात यहाँ पर एनडीए के जो दावे के पीछे जो कॉन्फिडेंस है 400 प्लस का, उसके पीछे की वजह तो यहां पर साफ दिख रही है। लेकिन क्या विरोधियों को कमतर आंकना यहां पर ठीक होगा? क्योंकि उनके भी जो साथी हैं उनको कमजोर नहीं माना जाएगा। क्षेत्रीय दल जो भी हैं यहाँ पर वो काफी ताकतवर है अपने अपने क्षेत्र में। खास तौर पर अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के राजनीति को किस तरीके से देखते हैं। बंगाल की हम बात करें, वहां पर देखिए किस तरीके से टीएमसी का दबदबा है। इसके अलावा हम बिहार में जाते हैं तो वहां पर नीतीश कुमार को साथ जरूर लिया, लेकिन आरजेडी को क्या हल्के में लिया जा सकता है, उसको मैं थोड़ा समझाऊं। देखिए मेरा मानना यह है कि किसी भी एक स्वच्छ लोकतंत्र में, एक मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर भारत के अंदर जो विपक्ष है वो कमजोर पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर सत्ता पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी जो आपने सवाल किया कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो निश्चित तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आपने नाम लिया, उत्तर प्रदेश में आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन जो संपूर्ण विपक्ष इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन की जब मैं बात करता हूं तो वो मुझे कमजोर नजर आता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वहां उनका जो वोट बैंक है बहुत घट गया है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी अपने खेत में उनको फसल उगाने देंगी, मुश्किल लगता है। अखिलेश यादव अपने मैदान में क्या उनको बॉलिंग करने देंगे, मुश्किल लगता है। और क्योंकि एक प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस का आज भी कैडर मौजूद है। 17 सीटों तक उत्तर प्रदेश में सिमट जाना
जिसमें अभी कल ही की अगर आप इसकी बात करें तो उनकी जो परंपरागत सीट है अमेठी, उससे राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये क्या संदेश जाता है? वायनाड वापस चले गए, क्या जा रहा है? वापस बार बार उनके कार्यकर्ताओं की मांग के बावजूद भी राहुल गांधी ये साहस नहीं जुटा पाए कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने उनको लड़ सके। देखिए, हार जीत एक अलग चीज है। हाँ। आप चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज 300 का आंकड़ा पार करके आई है, लेकिन अपने जो परंपरागत सीट है उसको छोड़ देना ही आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। यानी कि आप अपने जो कमजोर जो जख्म है उनको खोल रहे हैं दूसरी पार्टियों के सामने, एक प्रमुख जो देश में सत्ताधारी पार्टी है उसके सामने। तो राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए था कि अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े ये अमूमन कहा जाता है, परंपरा निभा सकते थे, आप बेशक चुनाव हार जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप अपनी परंपरा निभाते। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बार बार कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ से होकर जाता है, और आप उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण स्टेट 80 सीटें आती हैं उसमें 17 पर सिमट गए और अपनी परंपरागत सीट छोड़ रहे हैं। जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी वो राज्यसभा चली गई राजस्थान से, उस सीट पर क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या कोई और मजबूत कैंडिडेट वहां से लड़ेगा, इसका भी जिक्र अभी तक नहीं है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल है, और अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी इतना कमजोर नजर आएगी तो निश्चित तौर पर जो और अलायंस उनके होंगे वो भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आएंगे, बेशक चाहे वो अपने क्षेत्रों में मजबूत हों। ठीक है, दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात कराएंगे यहाँ पर थोड़ा समझाइएगा यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये कहा कि आप जितने भी हमें सम्मान भेजिए, आप जितने भी नोटिस ईडी की तरफ भेजिए, हम उतने स्कूल बनवाएंगे, हम उतना काम करते रहेंगे। इसको किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए? बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके काम को लेकर घेर रही है, या फिर उनका जो रंग महल नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर भी घेर रही है कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे, कोई शीश महल, कोई तरह तरह की बयानबाजी आ रही है। ऐसे में 8-8 लाख रुपए पर्दे का जिक्र किया जा रहा है, और तकरीबन 20-20 लाख रुपए के जो वॉशरूम में टाइल्स पत्थर वगैरह यूज किया उसमें जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल हो या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार के तमाम जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमें ईडी आत्मसम्मान भेजे। पंजाब की क्या स्थिति? बिल्कुल, पंजाब का अगर हम बात करें, भगवंत सिंह जो मान है वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार जनता के बीच में जाके जो आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियां हैं जो पंजाब की जनता के लिए कर रहे हैं उसको लेके जा रही हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो एक ही बात कर रहे हैं कि 8 सम्मान भेजे ईडी में या 9 भेजे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारा काम हो रहा है। ऐसे में हम जनता के हित के लिए और आगामी समय में काम करेंगे। ऐसे में विद्यालय खोलने का जिक्र किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य केंद्र उनको बढ़ाने का जिक्र किया जा रहा है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं एकदम डटकर और कसकर खड़ी है। ठीक है, देखिए, इसमें मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं। जो अरविंद केजरीवाल का बयान है कि आप मुझे जितनी मर्जी समन भेज दीजिए। देखिए, मैंने और अंकित नहीं, इकट्ठे ही पूरा अन्न का आंदोलन कवर किया, बिल्कुल, और वो तमाम भाषण अंकित हमारे कैमरे के सामने दिए गए जिसमें अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाथरूम में लगे एसी तक की बात करते हैं, जो आपने भी बात की, के पर्दे लगे हुए। बिल्कुल। दूसरी, अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं। ईडी का संबंध एक संविधान के दायरे में दिया जाता है, उसको आप ना मानकर भी संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। ये एक बड़ी चैलेंज होगा लोगों को समझाना अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है, बन सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी 16 तारीख में माननीय न्यायालय ने उनको फिजिकली हाजिर होने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि पहले वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होना चाहते थे। कोर्ट के आदेश नहीं सकते आप। तो कायदे में आप अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति जाने तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। जनता के बीच में जाके बच्चों की कसम खाऊंगा, गठबंधन नहीं करूंगा, बिल्कुल, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उसके लिए बात है। कहां तक आपने अगर पंजाब की बात की तो पंजाब में 3 महीने में नशा हम दूर कर देंगे, और आज भी पंजाब का युवा नशे से जूझ रहा है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, और ये सवाल तमाम पार्टियों के नेताओं से पूछे जाने चाहिए। कड़वे जरूर हैं, लेकिन इसके जवाब होने चाहिए कि दिल्ली की जनता से, पंजाब की जनता से जो आपने वादे किए वो क्यों नहीं हुए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष के पास है। चाहे वो श्रोमणी अकाली दल पंजाब में अगर चुनाव लड़ने जा रहा है, वो भी इन सवालों को पूछेगा। 3 महीने के वादे का क्या हुआ कि नशा खत्म कर देंगे। तमाम सैंड माफिया पे कार्रवाई करने की बात की गई थी, उसमें क्या हुआ? सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए, जो है उसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो तमाम मुद्दे जिससे जूझना पड़ेगा। जहां तक बात किसान आंदोलन की, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए, चुनाव से पहले आप भगवंत मान के तमाम इंटरव्यूज उठाकर देख लीजिए। सरकार बनने के 2 घंटे बाद 24 की 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात थी, अब आप एमएसपी केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। तो ये सवाल है जो जनता भी करेगी, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां ज्यादा करेंगी। बिल्कुल, और ये सवाल मंच से बार बार उठाए भी जाएंगे, यहाँ पर विपक्ष इसमें घिरेगा। अब एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं अंकित आपसे कि बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी हैं वो एंट्री वहां पर कांग्रेस को दे नहीं रही है कि वो एक भी सीट भी देने को वहां पर तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच में
शाहजहां शेख की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पूरा राजनीतिक पहलू से अगर इसको देखें तो ये कैसे समझ में आता है आपको कि किस तरीके से यहां पर देखा जाए क्या बैकफुट पर ममता बनर्जी सरकार इसकी वजह से रह सकती है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष का जो गठबंधन हुआ था उसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंची थी, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। शरद पवार की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, लेकिन वो गठबंधन कहीं सफल और कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा हो बीपी सिंह की सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, तमाम ऐसे गठबंधन हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन गठबंधन में जब सीट बंटवारे की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो खटास और निराशा सभी दलों को लगती है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की जो हालत है वो अभी बहुत ज्यादा गर्माहट के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं उनकी हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ कितना बलात्कार अत्याचार हो रहा है। ऐसे में जो ईडी के अधिकारी जब पश्चिम बंगाल जाते हैं तो उनके ऊपर भी गाड़ियों पर पथराव होता है। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे पदाधिकारी और प्रभारी बनाए गए वो जनता के बीच में गए। प्रभारी और पदाधिकारियों की बात आपने की तो मैं यहाँ पर जिक्र नितिन गडकरी का भी करना चाहता हूँ, जेपी नड्डा साहब का भी करना चाहता हूँ। किस तरीके से पार्टी को वो एकजुट यहाँ पर करने की कोशिश में कवायद में जुटे हुए हैं। अमित शाह तो जाहिर तौर पर जब मंच से जाते हैं तो उनसे जब सवाल भी पूछा जाता है कि 400 प्लस वाला जो नारा है उसके पीछे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो वो फिर हम पूरा करके दिखाएंगे। नितिन गडकरी को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक बड़े प्लेयर हैं वो, उनके ऊपर जिस तरीके से वो ईमानदारी से काम करते हैं वो हम लोगों ने भी देखा कि जिस तरीके से हाईवेज तैयार हो रहे हैं, जिस तरीके से वो जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं इस तरीके से, और उसको भी क्या जनता के बीच में लेकर जाया जाएगा, उनके कामों को भी लेकर जाया जाएगा, और नितिन गडकरी साहब की जब बात होगी, उनका जब जिक्र होगा तो उसको किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष काउंटर करने की कोशिश करेगा? देखिए, नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और निश्चित तौर पर नितिन गडकरी के जो कार्य करने की शैली है आप उस पर सवाल निशान नहीं उठा सकते। देखिए, आप भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें तमाम रोड्स बनाई गई, किसी भी राज्य में चले जाइए आप 6 लेन 4 लेन हाईवे पे जाएंगे, समय की कटौती और रिकॉर्ड समय में आज 37 किलोमीटर हर रोज सड़कें बन रही हैं। तो नितिन गडकरी ने जब महाराष्ट्र में वो मंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी में बहुत काम किए हैं, केंद्र में भी बहुत काम किए हैं और निश्चित तौर पर लाखों करोड़ की योजनाओं के साथ कार्य किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो यहाँ पर लगातार नितिन गडकरी साहब को लगातार वो ऑफर दे रहे हैं, आप में एक हास्यास्पद बात है, लेकिन राजनीति में तमाम चीजें होती हैं और होनी भी चाहिए। उनको कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था, गृह मंत्री का भी नाम था, हमारे रक्षा मंत्री का भी नाम था, उसमें नितिन गडकरी का नागपुर की सीट से नाम नहीं था। हाँ। तो बड़े नेता है, होना चाहिए था। क्या पार्टी असमंजस में थी, नागपुर से उनको हटा के कहीं और लड़ाना चाहती है, नितिन गडकरी कहीं और फायदा उठाना चाहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन चूंकि बड़े नेता है, उनको जहां से भी चुनाव लड़ाना पार्टी को पहली लिस्ट में नाम आना चाहिए था, अदरवाइज ये विपक्षी लोगों को इस तरह की ऑफर देने का मौका न मिलता। तो ये तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चुप जरूर हुई है, क्योंकि नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता जिन्होंने तमाम क्षेत्र में जो उनको काम दिया गया उन्होंने किया, और सड़कों की अगर आप बात करें तो पूरे भारत में चाहे वो ऑल वेदर रोड्स हो, चाहे वो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टनल का उद्घाटन किया है जो सीधा असम से और चाइना बॉर्डर तक हमको बहुत नजदीकी और बहुत जल्द से लेके जाएगी। क्योंकि माना जाता था कि सर्दियों में और जब बरसात के मौसम में वहां चाइना के बॉर्डर तक जाना बड़ा कठिन काम होता था। तो आज जिस सुरंग का उद्घाटन हुआ है वो निश्चित तौर पर आपको चाइना बॉर्डर तक और चाइना को आगे दिखाने में काफी सहज होगी। तो नितिन गडकरी की एक अहम भूमिका है और मुझे लगता है कि नागपुर से ही शायद नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर चूंकि नितिन गडकरी कह भी चुके हैं, परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा जो बेटा है, मेरी राजनीतिक विरासत पे मेरे बेटे का नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार। तो ये नितिन गडकरी बड़े कल के नेता है। नितिन गडकरी का जिस तरीके से कद है और उद्धव ठाकरे की ओर से जो ऑफर है उस पर भी आप अंकित कुछ अपना बात रखना चाहते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी लगातार जैसे परिवारवाद पर उन्होंने जिस तरीके से उंगली उठाई और लगातार हर मंच से वो उंगली उठाते हुए नजर आया। बिल्कुल, देखिए अगर हम नितिन गडकरी की बात करें तो ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ नेता है। अगर हम बात करें विपक्ष के, विपक्ष भी लगातार गडकरी को इतना पसंद करता है और तमाम पार्टियां उनको ऑफर देती हैं, लेकिन वो हमेशा जनसभाएं हों या फिर जो ऑफिशियल मीटिंग्स हों उन पर बोलते हैं कि गडकरी जो भी बोलता है डंके की चोट पर बोलता है, वो पूरा करके दिखाता है। और कई बार कई मुख्यमंत्री जो स्टेट के उनको फटकार भी लगाई है कि अगर तुम
तुम्हारा अधिकारी कोई किसी प्रकार का कोई गलत काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उस रोड को तुरंत उखड़वा दूंगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का लगातार जिक्र हो रहा है। उद्धव ठाकरे के पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने एक नाम दिया था रोडकरी, है ना, नितिन गडकरी ने रोडकरी। तो ऐसे में नितिन गडकरी की जो लोकप्रियता बड़े पैमाने पर है, उनके जो कार्य हैं वो, उनकी जो प्रशंसा है वो अकल्पनीय, अद्भुत है और बहुत शानदार काम करते हैं। तो ऐसे में आगामी समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन कर रही है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लगातार होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल उसकी भूमिका पर, उनकी भूमिका को लेकर भी यहाँ पर तमाम सवाल है। बहरहाल आज की इस चर्चा में हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि विपक्ष को यहाँ कमतर आका नहीं जा सकता है और ये जो नेक टू नेक फाइट यहाँ पर होने वाली है उसको लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्प स्थिति अभी बनी हुई है। चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें या फिर दक्षिण की बात करें, दक्षिण राज्यों में भी ये स्थिति है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कुंवर आपका शुक्रिया, अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।